हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? फाइन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था यूनिट 2, टाइप ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनर। फंडामेंटल यूनिट्स हमारी पहले ख़त्म हो चुकी है। वो जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, इसके अंदर हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि कितने तरह के पार्टनर्स हैं और कितने तरह की पार्टनरशिप हैं। तो एक पार्ट तो मैंने आई थिंक कंप्लीट कर दिया था कि हाउ मेनी देयर आर पार्टनरशिप। दो तरह की हैं। नंबर वन इज पार्टनरशिप एट विल एंड अनदर इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो एक बार रिवाइज करा रहा हूँ बस, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पर्टिकुलर पार्टनरशिप इज ए पार्टनरशिप इन विच ए पर्टिकुलर पीरियड और ए वेंचर इज प्रेस्क्राइब्ड, जिसमें या तो पर्टिकुलर पीरियड प्रेस्क्राइब्ड हो या पर्टिकुलर वेंचर प्रेस्क्राइब्ड हो, दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। यानी कि से वी कैन कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर फॉर 10 ईयर। तो 10 साल तक वो पार्टनर रहेंगे, 10 साल बाद अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। या हम ये कह सकते हैं कि एक्स और वाई ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कराने का। तो जब तक भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगी, जब तक वो पार्टनर रहेंगे, उसके बाद पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप का जो एंड है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड और आफ्टर द वेंचर इज मतलब फिनिश्ड, तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। अगर आपको उससे पहले डिसॉल्व करानी है तो एक ही तरीका है, और वो क्या तरीका है? विद द यूनैनिमस कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। यूनैनिमस का मतलब होता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। हिंदी में बोलें तो सर्वसम्मति से ही समाप्त हो सकती है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। बिफोर एक्सपायरी, आफ्टर एक्सपायरी ऑटोमेटिकली फिनिश्ड है। लेकिन अगर आफ्टर एक्सपायरी आप चलाना चाहते हैं तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप इज कन्वर्टेड इनटू पार्टनरशिप एट विल ऑटोमेटिकली। और उस आफ्टर एक्सपायरी अगर आप उसे समाप्त करना चाहेंगे तो फिर जैसे पार्टनरशिप एट विल समाप्त होती है, तो वैसे ही पर्टिकुलर पार्टनरशिप भी समाप्त होगी। यानी कि बाय गिविंग ए नोटिस इन राइटिंग, राइटिंग जरूरी है इसमें, तो बाय गिविंग ए नोटिस इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर, उसमें सर्वसम्मति की जरूरत नहीं है। बिफोर एक्सपायरी सर्वसम्मति की जरूरत है। जहाँ तक पार्टनरशिप एट विल का सवाल है, व्हेन देयर इज नो प्रोविजन इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट कि कितने लंबे समय तक ये पार्टनरशिप रहेगी, तो दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल। और डिसोल्यूशन कैसा होता है? कभी भी करा लीजिए आप इसे। एक सिंगल पार्टनर भी करा सकता है। अगर 20 पार्टनर हैं, 19 डिसोल्व कराने के लिए तैयार नहीं है और एक सिंगल तैयार है, तो एक सिंगल पार्टनर के कहने से भी पार्टनरशिप क्या हो जाती है? डिसोल्व हो जाती है। क्लियर हो गई बात ये? अब बात आती है हाउ मैनी पार्टनर्स आर देयर। तो जैसे मैंने डिटेल में बताया था पिछली क्लास में, अभी केवल फिलहाल रिवाइज कराऊंगा। पार्टनर बाय एस्टोबेल और होल्डिंग आउट, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लॉ, प्रिंसिपल ऑफ एस्टोबेल। आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं लेकिन अब बार बार आएगा ये चीज़, और ये आपकी सोच से बिल्कुल अलग है। यानी कि अगर आप लॉजिक लगाएं तो लॉजिक के हिसाब से आपको लगेगा कि यार क्या हमने गलती कर दी, वो छोटी मोटी गलती है, लेकिन लीगल भाषा में ये बहुत बड़ी गलती है। और ये एक जगह नहीं आएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं जगह आएगा, कंपनी एक्ट जब आप पढ़ेंगे वहाँ आएगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आएगा। मतलब ये प्रिंसिपल एक कॉमन है। आप इसकी अवधारणा को समझने की कोशिश कीजिए कि लॉ की टर्म्स में मैनी टाइम झूठ बोलना कितना खतरनाक है। हमारे हिसाब से तो बड़ी छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर ये लीगली जाती है तो बहुत बड़ी चीज़ मान ली जाती है कुछ जगह पर। जैसे पार्टनर बाय एस्टोपेल और होल्डिंग आउट किसे कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं, तो फर्म का अगर उधार है उसे चुकाने के लिए कौन लाइबल है? एक्स वाई जेड, या कोई और थर्ड पार्टी भी लाइबल होती है? ए बी सी कोई लाइबल होती है क्या? नहीं होगी। प्रॉफिट के लिए भी जो एक्चुअल पार्टनर है वो लाइबल होंगे, और लाइबिलिटीज के लिए भी। लेकिन अगर एक फर्म में एक्स वाई जेड पार्टनर है, एक्स वाई जेड ये पार्टनर है, और कोई एक थर्ड पार्टी है ए ये बोलता है, झूठ बोलता है मैं एक्स वाई जेड में पार्टनर हूं, या तो खुद बोलता है या अपने कंडक्ट से बिलीव दिलाता है, बोलता भी नहीं है, केवल उसका व्यवहार इस तरह का है कि वो बी को विश्वास दिला रहा है कि मैं फर्म में पार्टनर हूं। खुद भी नहीं बोलता, कोई और बोलता है लेकिन वो रोकता नहीं है।
मतलब आप सोचिएगा, मतलब ए खुद नहीं बोल रहा, कोई और बोल रहा है, से सी बोल रहा है यार ये तो पार्टनर XYZ में। ए को पता लग गया कि सी मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, लेकिन वो रोकता नहीं है, तो ये भी गुनाह है। आप खुद भी झूठ नहीं बोलोगे, कोई और बोल रहा है उसे रोकना पड़ेगा आपको। और अगर आपने ऐसा नहीं करा तो आप पार्टनर मान लिए जाओगे, डीम्ड पार्टनर मान लिए जाओगे इन लोग। ये जो एस्टोपेल का प्रिंसिपल है ये ऑलवेज निगेटिव में काम करता है, इसका पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होता। पॉजिटिव इफेक्ट अगर होने लगे झूठ का तो हर कोई झूठ बोल जाएगा, फिर तो पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है इसका, सिर्फ और सिर्फ निगेटिव भुगतने पड़ेंगे आपको। यानी कि अगर ए अपने आप को दिखलाता है कि मैं पार्टनर हूं, या कोई और थर्ड पार्टी ए के बारे में बोलती है कि वो पार्टनर है लेकिन वो रोकता नहीं है, तो जितने भी उधार हैं फर्म के वो ए को चुकाने पड़ेंगे। आप मुकर नहीं पाओगे, किस बात से मुकर नहीं पाओगे कि मैं तो पार्टनर नहीं हूं। आपको उन उधार को चुकाने के लिए पार्टनर ही माना जाएगा, इसे बोलते हैं एस्टोपेल। एस्टोपेल में अगर बीच में देखो तो स्टॉप लगा हुआ है, इसका सही मीनिंग है स्टॉपिंग फ्रॉम डिनाइंग। यानी कि जब आप मुकर ना चाह रहे होगे कि जज साहब एक्चुअल में तो मैं पार्टनर नहीं हूं, जज केवल आपसे ये पूछेगा आपने कभी ये बोला था नहीं बोला था। जज आपसे ये पूछेगा कि किसी और ने बोला और आपने रोकने की कोशिश नहीं करी, आप कहोगे जी हाँ हुआ तो था ऐसा, बस जज ये कह देगा चुप रहो। अब आप पार्टनर ही माने जाओगे, सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के लिए? निगेटिव एलिमेंट के लिए। यानी कि जो लोन है उसको चुकाने के लिए आप क्या माने जाओगे? पार्टनर माने जाओगे। और ये भी मैंने बता दिया था, इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब केस स्टडी आएगी ना तो केस स्टडी में छोटे छोटे पॉइंट डिस्कस होंगे और वहाँ केस को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। आप छत पर खड़े होकर ऐसे गुनगुना रहे हो, मैं XYZ में पार्टनर हूँ, मैंने XYZ ही लिया था ना एग्जाम्पल, मैं XYZ में पार्टनर हूँ। बी अपनी छत पर खड़ा है, बी ने ये बात सुन ली और आपको ये भी नहीं पता कि उसने सुन ली। आज जब आप अदालत में खड़े होकर कहोगे सर हाँ हुआ तो था लेकिन मुझे थोड़ी पता है किसने सुन ली, जज वहाँ पे भी रोकेगा आपको, आप मुझे बताइए आपने कहा था नहीं कहा था, आप कहोगे कहा था। इस बात से फर्क नहीं पड़ता, इट इज इमैटेरियल वेदर द पर्सन सो रिप्रेजेंटिंग टू ए पार्टनर इज अवेयर और नॉट दैट द रिप्रेजेंटेशन हैज रीड द अदर पर्सन। यानी कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि जब आप रिप्रेजेंट करो अपने आप को एज ए पार्टनर तो आप इस बात से अवेयर थे या नहीं थे कि दूसरे आदमी ने ये वाली बात सुन ली। दूसरे आदमी ने अगर सुन ली ये वाली बात और आपको नहीं पता, आप तो सोच रहे हो कि मैं छत पे गुनगुना रहा हूं, तो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उस लोन को चुकाने के लिए जिम्मेदार होगे। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, और ये हर जगह आएगा, ये समझ लीजिएगा। एग्जाम्पल बदलेंगे सरकमस्टांसेस के आधार पर, लेकिन जो बेस है इसका, जो फंडामेंटल है कि आप झूठ बोलते हैं या कोई और बोलता है आप रोकते नहीं हैं, तो इसके जो कानूनी इफेक्ट हैं बड़े खतरनाक हैं। आमतौर से तो हम लोग छोटी मोटी चीज मानते हैं इसे, ठीक है। पोजीशन ऑफ ए रिटायरिंग पार्टनर, ए पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद के कामों के लिए पार्टनर जिम्मेदार नहीं होता है, लेकिन यहां पर भी क्या है चीज लगती है, रिटायरमेंट के बाद के किए कामों के लिए पार्टनर जिम्मेदार है। समझ आ रही है? जब तक कि वो पब्लिक नोटिस ना दे अपने रिटायरमेंट का। डिटेल में वर्जन आपको पहली क्लास में समझा चुका हूं, सिर्फ अभी आपको रिवाइज करा रहा हूं। कुछ केसेस में रिटायरिंग पार्टनर को पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ती, और वो 3 केसेस हैं। अगर आप पार्टनर की डेथ हुई है तो पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो रिटायरमेंट के बाद जिम्मेदार नहीं है, वो रिटायरमेंट से पहले के किए कामों के लिए तो जिम्मेदार तब भी रहेगा वो। इंसॉल्वेंट अगर पार्टनर हो गया तो पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर एक स्लीपिंग पार्टनर है, ठीक है ना, स्लीपिंग पार्टनर की हम डिटेल यहां चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन नाम से ही पता लग रहा है पार्टनर तो है कहने के लिए, लेकिन उसका मार्केट में नाम कभी नहीं होता। मार्केट में नाम उन्हीं लोगों का होता है जो एक्टिव होते हैं, यानी कि जो वर्क भी करते हैं। एक आदमी ने पैसा लगा के छोड़ दिया कि जी मैं प्रॉफिट देते रहना। कई बार क्या होता है पार्टनरशिप में कुछ लोग एक्टिव होंगे और कुछ उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के पास पैसा है लेकिन वो एक्टिव नहीं है। तो पैसे की भी जरूरत पड़ती है आपको, ऐसे ही लोगों की भी जरूरत पड़ती है जो पैसा लगा दें, आप काम करने के लिए तैयार हो, लेकिन काम तो तभी होगा ना पैसा होगा। दूसरा आदमी पैसा लगाने के लिए तैयार है,
तो जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ पैसा लगाता है और काम कुछ नहीं करता उसे कहा जाता है स्लीपिंग पार्टनर। मार्केट में उसे कोई नहीं जानता, खाली पैसा लगा के छोड़ रखा है, मार्केट में नहीं जानता, तो इसे भी पब्लिक नोटिस देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगला टॉपिक है पोजीशन ऑफ माइनर एज ए पार्टनर, इसे बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। अब छोटे छोटे पार्टनरशिप में डिस्कस कर देता हूं आपको टाइप्स ऑफ पार्टनर में। डिटेल तो दो थे जो मैंने आपको बता दिया, पार्टनर बाय एस्टोपेल और होल्डिंग आउट। उसके अलावा ये छोटे छोटे टॉपिक्स हो रहे हैं, कई सारे पॉइंट पर मैं डिस्कशन करना है। एक्चुअल पार्टनर क्या होता है? एक्चुअल पार्टनर उसे हम ऑस्टेंसिबल पार्टनर भी बोलते हैं। या स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है? इसे हम डोरमेंट पार्टनर भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्लीपिंग और डोरमेंट एक ही बात है। डोरमेंट क्या होता है? जो कुछ ना करता हो, उसे डोरमेंट बोलते हैं। एक नॉमिनल पार्टनर होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पार्टनर इन प्रॉफिट है, और एक है सब पार्टनर। अलग अलग विषय के ऊपर, अलग अलग टॉपिक के ऊपर हमें चर्चा करनी है। जैसे एक्चुअल पार्टनर, सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग के ऊपर कि एक्चुअली एक्चुअल पार्टनर कौन है। तो एक्चुअल पार्टनर इज वन हु टेक एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट इन द बिजनेस, इन द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, यानी कि जो एक्चुअली बिजनेस को चलाता है, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल पार्टनर। तो मीनिंग तो ये हो गया। स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर क्या है? कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करता ही नहीं है। पार्टनर है किताबों में, कागजों में पार्टनर है, लेकिन एक्टिवली नहीं रन करता, दैट इज कॉल्ड स्लीपिंग पार्टनर। पहले हम मीनिंग की बात कर रहे हैं। नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर क्या होता है? हु गिव्स हिज और हर नेम टू द फर्म। लाइक बाइजू का नाम आपने सुना, शाहरुख खान। शाहरुख खान उसके अंदर अपना नाम लैंड कर रहा है, ठीक है ना? शायद उसने पैसा भी नहीं लगा रखा होगा। इसी तरह कुमार विश्वास की एक बुक आ रही है, तो नाम लैंड कर रखा है उन्होंने अपना। अभी आपको शायद वो बुक मार्केट में नहीं आई है, आने वाली हैं, क्लास 1 to 8। तो उसने अपना नाम लैंड कर रखा है क्योंकि उनके नाम बड़े हैं। तो नाम बड़े हैं तो लोगों को ये रहता है कि यार ये बंदा इससे जुड़ा हुआ है तो ये अच्छा ही होगा, तो उसकी वो क्या करते हैं, रॉयल्टी वगैरह लेते हैं। तो ऐसे भी पार्टनरशिप चलती है। नॉमिनल पार्टनर जिनके नाम बड़े होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना नाम देते हैं। तो इसे पढ़ लेते हैं। He lends his name without having any real interest in the firm. He lends his name without having any real interest in the firm. एक होता है पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। ये क्या होता है कि नाम से ही पता लग रहा है कि ये केवल प्रॉफिट शेयर करेगा, लॉसेस शेयर नहीं करेगा। क्योंकि जब हमने फंडामेंटल यूनिट पढ़ी थी तो मैंने तब भी बताया था आपको कि पार्टनरशिप की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर लॉस शेयर करना जरूरी नहीं होता। वो एक अलग बात है कि जनरली बोलें तो पार्टनरशिप ये मानी जाती है कि जो प्रॉफिट या लॉस भी शेयर करें, और आम बोलचाल की भाषा में ये चीज़ आती है, लेकिन कानून में ये जरूरी नहीं है कि आप लॉस भी शेयर करें, प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है, ठीक है। सब पार्टनर का मतलब क्या है कि XYZ 3 पार्टनर हैं, XYZ 3 पार्टनर हैं। जेड ने, क्योंकि जेड को लग रहा है कि यार मेरी कैपिटल ज़्यादा लगी हुई है, मैं शायद इतना संभाल नहीं सकता, तीनों लोगों की 50-50 लाख कैपिटल लगी हुई है, से 50 लाख कैपिटल हर एक की लगी हुई है। जेड थोड़ा घबरा रहा है, जेड को लग रहा है अपना रिस्क कम करना है। एक तो तरीका है कि जेड ने ये वाली बात XY को भी बताई, यार हम क्यों ना चौथा पार्टनर भी इंट्रोड्यूस कर लें, लेकिन XY नहीं मान रहे, क्योंकि पार्टनरशिप एक रिलेशन है ऑफ ट्रस्ट का। ऐसा नहीं होता कि किसी को भी आप इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। कंपनी में ऐसा नहीं होता, कंपनी में ट्रस्ट हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, पैसा लगाने वाला चाहिए। लेकिन पार्टनरशिप में हर किसी को आप शामिल नहीं कर सकते। तो XYZ को नहीं है विश्वास और ना ही उन पे पैसे की कमी है, तो ऐसे केस में फिर जेड के पास ऑप्शन रहता है कि एक सब पार्टनर बनाए अपना। क्या बनाए? सब पार्टनर बनाए, से ए को बना लिया उसने। तो ए का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप XY से नहीं रहने का।
ये सिर्फ और सिर्फ जेड से ही डील कर सकता है, तो इसलिए इसे सब पार्टनर कहते हैं। यानी कि जो प्रॉफिट आएगा फिर जो जेड और ए में आपस में एग्रीमेंट हुआ होगा वो बांटा जाएगा। ए कभी भी एक्स वाई जेड से कुछ नहीं कह पाएगा। क्लियर है? तो ये तो बात हुई मीनिंग की, एक बार पढ़ लेते हैं। सब पार्टनर ही इज ए थर्ड पर्सन, यानी कि मेरे एग्जाम्पल में ए, विद होम ए पार्टनर एग्री, तो कौन सा पार्टनर एग्री हुआ था मेरे एग्जाम्पल में? जेड। एग्री टू शेयर हिज प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम द फर्म। तो ये तो बात हुई मीनिंग की। कोई डाउट है इसमें? मीनिंग में किसी भी तरह का कोई डाउट हो बता दीजिए। एक्चुअल पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली और सब पार्टनर, मैंने मीनिंग क्लियर कर दी है। अब बाकी पहलू आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान दीजिएगा। ये वाली बात जो है ये तो थी मीनिंग की। आपको तो नोट्स मिल चुके हैं, आप निकाल दीजिए। नहीं, उसमें आगे है भाई, पेज नंबर खोलिए के 134 खोलिए, पेज नंबर 134। ये तो ही मीनिंग की। ये जो सेकंड चीज है दैट इज लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी। आप सोच के बताइए, रटना नहीं है। बच्चे गलती क्या करते हैं कि क्योंकि रट कितना सकते हो, बात ये भी आती है। और जब सीए में कॉपी चेक होती है 12th तक तो क्या है, या ग्रेजुएशन तक तो क्या है, बस उन्हें पेज भरने से मतलब है कि आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपने 4-5 पेज भर रखे हैं, चेक होती भी नहीं है। यहाँ एक एक वर्ड, एक एक कॉमा चेक होगा। तो लिमिटेड लिखना है, लेकिन लिखना बिल्कुल सही है। तो जो सेकंड कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं इन पार्टनर के बारे में, दैट इज लायबिलिटी टू द थर्ड पार्टी। यानी कि थर्ड पार्टी क्या होती है? पार्टनर के अलावा जितने भी लोग हैं पूरी दुनिया वो थर्ड पार्टी है। ठीक है? तो एक्चुअल पार्टनर लायबिल होगा या नहीं होगा, ये सोचिए थर्ड पार्टी के लिए, सोच के बताइए। होगा तो लिखा हुआ है, याद करने की जरूरत ही नहीं है। स्लीपिंग पार्टनर लायबिल होगा नहीं होगा थर्ड पार्टी के लिए? अगर फर्म के कुछ उधार है तो थर्ड पार्टी के लिए लायबिल होगा नहीं होगा? ये यहां मत देखिएगा, यहां देख के बताओगे तो इसका मतलब है आप पहले क्लेम कर रही हो। पहले तो लॉजिक सोचिए, आपके मन से क्या निकलता है। अगर आपके मन से जो चीज़ है वही निकल रही है तो ये समझ लीजिए कि पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको याद करना ही नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर मालूम है। और अगर मैच नहीं करेगा आंसर तो मैं लॉजिक बताऊंगा ना उसका, कि आपका मैच क्यों नहीं कर रहा। तो आपको क्या लगता है, स्लीपिंग पार्टनर लायबिल होगा नहीं होगा? जो भी आपको लगता है, तुम्हें शायद लगता नहीं होगा तो बोलो ना उसे नहीं लगता, उसमें डरने वाली क्या बात है। मत थ्योरी में कभी भी क्रैमिंग मत करो। क्रैमिंग करके आप सीए जैसा कोर्स नहीं कर सकते। और ये फाउंडेशन है, मतलब डराने वाली बात नहीं है। जितने बच्चों का फाउंडेशन निकलता है उसमें से 2-4% ही सीए बन पाते हैं। मतलब कई बार हमें आ जाता है फाउंडेशन निकाल लिया, पहली बात तो बहुत से लोगों तो फाउंडेशन ही निकलेगा। फिर ये हो जाता है फाउंडेशन निकाल लिया तो तुरम खा समझने लगते हैं। फिर वो इंटरमीडिएट आएगी, काफ़ी छटनी वहाँ से हो जाएगी। फिर सीए फाइनल होगा, वो सब कुछ छाँट देगा। और उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ है। प्रैक्टिकल लाइफ का मतलब है सीए बनने के बाद भी आप पैसा कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे। हर डॉक्टर डिग्री लिए हुए बैठा हुआ है, हर डॉक्टर एक समान पैसा नहीं कमा रहा। हर वकील डिग्री लिए हुए बैठा हुआ है, वकील की डिग्री तो अब एकदम ऐसी हो गई कि फ्री बराबर बढ़ती है। ठीक है? तो कहने को तो आप एडवोकेट हैं, लेकिन हर वकील पैसा नहीं कमा पा रहा है। वकील ऐसे भी हैं जो 5,000 रुपये महीना भी कमा रहे हैं, मतलब अपना खर्चा ही नहीं चला पा रहे, फैमिली का तो तब चला पाएंगे। ऐसे ऐसे वकील भी हैं। और ऐसे वकील भी हैं जो 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, ऐसे वकील भी हैं। तो यही चीज़ सीए में भी है। ठीक है ना? तो सीए बनना ही काफ़ी नहीं है, उसके बाद आप अर्न कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो आपकी नॉलेज पर डिपेंड करता है। प्योरली रट के तो सीए भी नहीं बन पाएंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, बस किसी तरह आपने निकाल लिया, तो भी फिर जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे
तो वहाँ सारे फिल्ट्रेशन हो जाता है, और वो बड़ी चोट लगती है कि आप सीए बनने के बाद भी अगर पैसा नहीं कमा पा रहे तो वहाँ बड़ी दिक्कत आती है। तो आपको लगता है कि स्लीपिंग पार्टनर जिम्मेदार नहीं होना चाहिए थर्ड पार्टी के लिए, क्यों लगता है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता काम में? देखिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता वो एक कॉन्सेप्ट अलग है कि आपने पैसा लगा रखा है, लेकिन थर्ड पार्टी का उधार अगर फर्म पर है तो हो तो आप पार्टनर ही ना। एक्चुअल बस वो है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रखा है, स्लीपिंग वो है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है। लेकिन जिम्मेदारी कैसे खत्म हो जाएगी स्लीपिंग पार्टनर की, लाइबिलिटी कैसे खत्म हो जाएगी? सोचने वाली बात है। जिम्मेदारी तो पूरी है। नॉमिनल पार्टनर जिम्मेदार होगा, थर्ड पार्टी के लिए नहीं होगा, ये तो सबसे पहले होना चाहिए और होगा। एक्चुअली यही तो बेवकूफ बना रहा है सबका, मतलब इसका नाम किसी वजह से बड़ा हो गया, ठीक है ना, और उस नाम के पैसे बना रहा है। तो थर्ड पार्टी सबसे ज़्यादा जो बेवकूफ बनती है वो नाम की वजह से बनती है। अभी आप धीरे धीरे करके लो पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। थर्ड पार्टी जो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनती है, क्योंकि दुनिया में बेवकूफ़ की कमी नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति इस चीज़ का ऐड कर रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति इस चीज़ में पार्टनर है, तो लोग बाग उस चीज़ पर ट्रस्ट करने लगते हैं। लेकिन वास्तविकता सारी यही है कि पैसा लेके ही सब कुछ काम होता है। वो ट्रस्ट वर्दी चीज़ है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता थर्ड पार्टी को। तो ही along with other partner is liable to the third parties for all act of the firm as he if he is a actual partner। समझ आ रही है बात? पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली जिम्मेदार होगा नहीं होगा, ये समझने की जरूरत है। देखिए, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली यानी कि लॉस शेयर नहीं करेगा। लॉस एक अलग कॉन्सेप्ट है और लायबिलिटी एक अलग चीज़ है, दोनों में अंतर समझिए आप। अभी तक क्योंकि आप 12th या ग्रेजुएशन की पढ़ाई पढ़ते हैं तो हम दो वोकेबलरी को एक जैसे समझ लेते हैं। लॉ में बहुत जरा सा अंतर होता है। जैसे मैं कहूँ एक्सपेंसिव और लॉस दो अलग अलग चीज़ें। आपने पेन खरीदा, दैट इज एक्सपेंसिव। पेन गिर के टूट गया, खो गया, दैट इज लॉस। जब आप कभी सी इंटरमीडिएट में आएंगे और इनकम टैक्स पढ़ेंगे, एक्सपेंसिव का अलग ट्रीटमेंट है, लॉसेज का अलग ट्रीटमेंट है। लेकिन जब तक आपको यही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि हम किस चीज़ को एक्सपेंसिव माने, किस चीज़ को लॉस माने, तो फिर आप ट्रीटमेंट तो क्या दे पाओगे। तो इसी तरीके से थर्ड पार्टी की लायबिलिटी एक अलग चीज़ है और वो लॉस शेयर नहीं करेगा, वो एक अलग चीज़ है। लॉसेज का मतलब है जो ऑपरेटिंग लॉसेज हैं, यानी कि जो हर साल आप एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी करके P&L अकाउंट बनाते हैं, उसमें प्रॉफिट या लॉस आता है, उस लॉस को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा पार्टनर प्रॉफिट ओनली में। लेकिन आपने किसी से उधार ले लिया, माल परचेज कर लिया, ये ऑपरेटिंग लॉस का हिस्सा नहीं है, ये लायबिलिटी का हिस्सा है। उस लायबिलिटी को तो पार्टनर प्रॉफिट को भी चुकाना पड़ेगा। ऑपरेटिंग लॉस एक अलग मुद्दा है। पार्टनर प्रॉफिट ओनली से लग रहा है कि लॉसेज नहीं लेगा वो, तो वो लॉसेज कौन सी वाली बात कर रहे हैं हम लोग, जो ऑपरेटिंग लॉसेज है। लेकिन जो थर्ड पार्टी की लायबिलिटी है वो एक अलग मुद्दा है। आपने बैंक का लोन लेके बैठ गए आप, वो लॉसेज थोड़ी हैं, तो लायबिलिटी है। बैंक का लोन लेके बैठ गए 50 लाख रुपए का, वो कौन चुकाएगा? आप कहें लोगे मैं तो पार्टनर प्रॉफिट ओनली हूं, तो उससे मतलब क्या है, वो तो चुकाना तो पड़ेगा आपको। क्लियर हो गई बात? सब पार्टनर पर आइए अब आप, सब पार्टनर का डायरेक्ट इंटरफियरेंस कुछ नहीं होता, तो वो थर्ड पार्टी के लिए डायरेक्टली लायबल, डायरेक्टली नहीं है। एक अलग बात है कि क्योंकि एक्स वाई जेड पर आएगी तो फिर जेड ए से भी अपना मांगेगा, लेकिन थर्ड पार्टी जो फर्म की है, बैंक डायरेक्टली ए से नहीं कह सकता है, यानी जो सब पार्टनर है डायरेक्टली ए से नहीं कह पाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई, लायबिलिटी तो थर्ड पार्टी। अब भूलेंगे तो नहीं, भूलोगे तभी जब आपको ये टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं होगी। अगर आपको लॉस क्या है, लायबिलिटी क्या है, दोनों में अंतर है। ये है पब्लिक नोटिस, सोच के बताइएगा। पब्लिक नोटिस रिटायरमेंट का, एक्चुअल पार्टनर को अपने रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस देना जरूरी होता है नहीं होता? देना जरूरी होता है। स्लीपिंग पार्टनर को
नहीं होता। नॉमिनल पार्टनर को होगा, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली को होगा, सब पार्टनर, क्योंकि पार्टनर ही नहीं है तो कोई जरूरी कोई मुद्दा ही नहीं है। अब ये बताइए, अब आपने सब अपने आप ही बताया तो कोई रटने वाली बात ही नहीं है। यानी कि जब इनके ऊपर क्वेश्चन पेपर में एक्चुअल में आएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता है कि क्या होना चाहिए। जहां पर नहीं आपके आंसर गड़बड़ाएंगे वहां पे मैं विद लॉजिक आपके आंसर को चेंज करूंगा। तो यहां तो क्लियर है, एक्चुअल पार्टनर को भी नोटिस देना है रिटायरमेंट का, स्लीपिंग को नहीं देना क्योंकि इसे वैसे भी कोई नहीं जानता। तुम हो पार्टनर नहीं हो, दुनिया नहीं जानती स्लीपिंग आदमी को। समझ आ रही है बात आपके? जो एक्टिवली काम नहीं करेगा उसे दुनिया नहीं जानती। तीसरा है नॉमिनल पार्टनर, तो इसका तो नाम है तो इसे दे देना ही पड़ेगा। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, इसे भी देना पड़ेगा। सब पार्टनर का कोई क्वेश्चन ही राइज नहीं होता क्योंकि ये एक्चुअल में पार्टनर नहीं है। क्लियर है? तो जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो भी ध्यान रखिएगा इस बात का। सोचिए माइंड में जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस समझना और करना जरूरी है। केवल आप क्रैमिंग करेंगे तो 1-2 पेज 4-5 पेज क्रैमिंग होंगे, फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि ब्लैंक हो जाते हैं कि सर कुछ भी याद नहीं आ रहा। और लास्ट है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको कुछ नई चीज़ें भी पता लगेंगी। अगर कोई पार्टनर पागल हो जाए या इनकैपेबल हो जाए तो हम लास्ट में एक चीज़ पढ़ेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे भी हमने पढ़ा पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल में तो एक सिंगल पार्टनर नोटिस देते फर्म डील हो जाती है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप में ऐसा पॉसिबल नहीं है जब तक कि सारे पार्टनर तैयार ना हो, जबकि ऐसा हो नहीं पाता। अगर 20 पार्टनर है तो सारे के सारे एक साथ ही तैयार हों। पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनरशिप, ऐसा नहीं है कि आपने शादी कर ली कभी भी तलाक दे दोगे, ठीक है ना। पागल हो गई वाइफ या हस्बैंड पागल हो गया, संभालो भैया, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है ना। कि मेरी वाइफ पागल हो गई या हस्बैंड पागल हो गया, अब मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी, ठीक है ना, ये कोई सुनवाई नहीं है। आपको ज़िंदगी भर संभालना पड़ेगा। क्लियर? बिजनेस पार्टनरशिप में भी ऐसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, बहुत विद लॉजिक समझिएगा। एक पार्टनर अगर पागल हो गया या इनकैपेबल है काम करने में, इनकैपेबिलिटी डिपेंड अपॉन वर्क ए पार्टनर इज परफॉर्मिंग। सपोज कीजिए किसी के पैर खराब हो गए, क्योंकि केस स्टडी में आएंगे, और आप अगर इनकैपेबिलिटी का मतलब नहीं समझोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। रटोगे इनकैपेबल का मतलब तो प्रॉब्लम आएगी। एक पार्टनरशिप है, अब एक पार्टनर के पैर खराब हो गए, क्या वो इनकैपेबल माना जाए या ना माना जाए? माना जाए। चलो अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। एक पार्टनरशिप है, जिस पार्टनर के पैर खराब हुए उस पार्टनरशिप में उसका काम था गाना गाना, वो सिंगिंग की वजह से पार्टनर था। अब पैर खराब हो गए, उसका सिंगिंग पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इनकैपेबल वो नहीं है। ये 11th-12th नहीं है आपकी, या ग्रेजुएशन नहीं है कि कुछ भी इनकैपेबिलिटी को मान लोगे। इट डिपेंड अपॉन द पार्टनर, किस तरह का वो वर्क परफॉर्म कर रहा है। इनकैपेबल का मतलब ये होता है यहां पर कि जो ड्यूटी है, क्या वो उन ड्यूटियों को निभाने में अब असमर्थ है। अगर वो उसकी ड्यूटी थी ही नहीं, जिस तरह की इनकैपेबिलिटी उसकी हाथ में लगी है, तो अभी भी वो इनकैपेबल नहीं माना जाएगा। समझ आ रही है बात आपके? एक टीचर है, अब एक पार्टनरशिप टीचिंग में भी हो सकती है। पैर इतने जरूरी नहीं होते जितना कि हाथ जरूरी है उसके लिए। क्यों? क्योंकि लिखना बहुत पड़ता है। समझ आ रही बात आपके? पैर तो चलो खराब भी हैं, कुर्सी बैठ के भी फर्क पड़ता है वैसे, क्योंकि एक व्यक्ति पूरी तरह से अगर सक्षम है तो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, क्योंकि आज का जो स्टूडेंट है वो खाली आप क्या बोल रहे हैं इससे प्रभावित नहीं है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी देखता है। तो बॉडी लैंग्वेज पूरा ओवरऑल जो जेस्टर है वो हर तरीके से आता है। लेकिन फिर भी अगर बात करें पैर और हाथों में, हाथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनकैपेबिलिटी का मतलब समझ में आता है आपके? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो एक्चुअल पार्टनर है अगर वो इनकैपेबल हो जाए, देखिए ऐसा है कि जब मैं क्यों इस टॉपिक पे आया था कि जब हम लास्ट में पढ़ेंगे तो पार्टनरशिप डिसॉल्व करने के 2 तरीके हैं, विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट और विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट यानी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है आपको,
आर विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, यानी कि जहां कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा, बिना कोर्ट की सहमति के आप नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया कि शादी से अगर तलाक लेना है तो विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट संभव नहीं है ना। कोर्ट तलाक दे ना दे उसके भी कई सारे ग्राउंड है, लेकिन विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट तो संभव ही नहीं है। तो अगर एक पार्टनर इनसेन हो गया या एक पार्टनर इनकैपेबल है, तो क्या ये ग्राउंड हो सकता है फर्म को डील कराने का? एक्चुअल पार्टनर अगर इनसेन हो गया या एक्चुअल पार्टनर इनकैपेबल हो गया, तो क्या इस मुद्दे पर कोर्ट फर्म को डील करा सकती है? सोच के बताइएगा। करा सकती है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि लाइफ पार्टनरशिप एक अलग चीज़ है। मैंने कहा कि वैसे सेम है थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ चेंज आएगा कि अब क्योंकि वो काम करने लायक ही रहा, कब तक आदमी ढोएगा उसे। बिजनेस पार्टनरशिप, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं भाई, बिजनेस एक अलग चीज़ है। तो कोर्ट को भी लगता है कि अगर परमानेंट इनकैपेबिलिटी आ गई या आप पागल हो गए, तो ये ग्राउंड सोचती है कोर्ट कि पार्टनर को डील करा दिया जाए। पागल हो गया, पागलपन के काम करेगा वो, क्या दूसरे भुगतेंगे उसे? कैपेबल ही नहीं रहा वो, अब एक्टिव पार्टनर थे आप, तो कब तक उसे प्रॉफिट दिए जाएंगे? सिंपैथी एक अलग चीज है, लेकिन बिजनेस एक अलग चीज है। बिजनेस सिंपैथी से नहीं चला करते ना। समझ में आ गई बात? स्लीपिंग पार्टनर, सोच के बताइएगा, स्लीपिंग पार्टनर पागल हो गया या स्लीपिंग पार्टनर आपका इनकैपेबल हो गया, क्या इस मुद्दे को ले जाकर जब आप कोर्ट में जाएंगे तो फर्म डील हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि कोर्ट ये पूछेगी काम वो पहले भी नहीं करता था, काम वो अभी भी नहीं करेगा, तो तुम्हें दिक्कत क्या है? क्योंकि जो व्यक्ति कोर्ट जा रहा है उसे अपना एक बेस बनाना पड़ेगा, कोर्ट को समझाना पड़ेगा कि क्या दिक्कत है। तो स्लीपिंग पार्टनर ने केवल पैसा लगा रखा था, वो पहले भी काम नहीं करता था, अभी भी काम नहीं करेगा, तो बाकी पार्टनर कहें जी अब आप डील करा लीजिए, नहीं होने का। कोर्ट समझ मानेगी नहीं इस बात को। अब एक टॉपिक मेन आएगा, नॉमिनल पार्टनर। बहुत सोच के बताइएगा, नॉमिनल पार्टनर अगर पागल हो गया या इनकैपेबल हो गया और बाकी पार्टनर चाहें कि इसे डील करा लें, देखना नहीं है आपको, बस सोचना है। नॉमिनल पार्टनर के इंसान होने पर या पागल होने से लॉजिक ये कहता है कि हो जाएगा, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि नहीं होगा। लॉजिक और कॉन्सेप्ट में भी अंतर है। कोई बता सकता है कि लॉजिक और कॉन्सेप्ट में क्या अंतर है? लॉजिक का मतलब ये होता है जो आपको सही या गलत लगता है। कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि जो लॉ मेकर्स ने सोचा। जैसे शुरुआत में आप अकाउंट में पढ़ते हो, एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड, इनकम शुड बी क्रेडिटेड। ये कॉन्सेप्ट है। मैं पूछूं एक्सपेंसेस डेबिट क्यों होते हैं, इसका कारण बता दो आप मुझे। इनकम क्रेडिट क्यों होती है, इसका कारण बता दो, बता नहीं पाओगे। लॉजिक नहीं है इसके पीछे, ये कॉन्सेप्ट है कि जिन लोगों ने अकाउंटेंसी बनाई। क्योंकि अगर सारे के साथ डेबिट क्रेडिट को उलट भी दो आप, फर्क क्या पड़ना है? तब भी आपका क्वेश्चन तो होते रहते। पूरी चीज उलट दो आप, क्या फर्क पड़ना है? जैसे आप सोचिए ट्रायल बैलेंस में, या जितनी भी आप लेजर बनाओ या ट्रायल बैलेंस तक चीज़ें बनाओ, इवन P&L अकाउंट भी बनाओ, डेबिट साइड किधर होती है? लेफ्ट हैंड साइड में। क्रेडिट साइड किधर होती है? अब बैलेंस शीट बनाने में क्यों? कोई मतलब नहीं है इसका, मतलब बना दी उन्होंने। जबकि जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें बैलेंस शीट ऐसे बनती नहीं है। ये तो आप ठीक है 11 12 बना रहे हो, ग्रेजुएशन बना रहे हो, ये तो टी फॉर्म बोला जाता है। कंपनी में तो टी फॉर्म अलाउड भी नहीं है। कंपनी में तो पहले लायबिलिटी आएंगे, उसके नीचे फिर एसेट आएंगी, वर्टिकल फॉर्म में बनती है। ये टी फॉर्म होती है आपकी, एक तरफ एसेट एक तरफ लायबिलिटी। मॉडर्न अप्रोच में वो बनती नहीं है। समझ आ रही है बात आपके? अब बात आती है इसके लॉजिक पर कि नॉमिनल पार्टनर है जिसे सारी दुनिया जानती है, वो तब भी इसकी परमानेंट इनकैपेसिटी और पागल होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यानी कि आप इस मुद्दे को कोर्ट में नहीं ले जा सकते कि फर्म को डील कराओ। इसका लॉजिक ये है, कॉन्सेप्ट ये है, बल्कि लॉजिक के हिसाब से तो आप कहते कि फर्क पड़ना चाहिए
कॉन्सेप्ट ये है, क्योंकि लॉ मेकर जब देखते हैं सोचते हैं तो कॉन्सेप्चुअली देखते हैं। जिन लोगों के नाम बड़े हो जाते हैं दुनिया उनके पीछे पागल है, उस पागलपन का कोई इलाज है नहीं है। संजय दत्त सबको पता है कि टेररिस्ट रह चुका है, सजा भी काट चुका है और अच्छा बड़ा केस था, लेकिन आज आपके घर आ जाए तो आप अपने आप को सम्मानित महसूस करेंगे क्योंकि वो फिल्म स्टार है। और इस पागलपन का कुछ नहीं हो सकता। माइकल जैक्सन सबको पता था सिक्सर है, मुझे नहीं पता कि आपको पता था नहीं पता था। माइकल जैक्सन का नाम तो सुना होगा, तो वो सिक्सर था। इतनी सारी प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद भी आप समझ सकते हो उसका चेहरा कैसा लगता था, खूब प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद भी। कोई बहुत बड़ी आदमी तो था नहीं वो, लेकिन कहीं भी जाता था तो क्रेज में तो कुछ कमी नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसा था। इसके अलावा कोई और कारण नहीं है। देखने में अच्छा नहीं था, इंपॉर्टेंट था वो। इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट में अंतर होता है। आर लगा दोगे तो यानी कि मेन, और आर हटा दोगे तो यानी कि सिक्सर। तो इंपॉर्टेंट था वो यानी कि सिक्सर था, तब भी उसका नाम इतना बड़ा था तो दुनिया उसके पीछे पागल थी। तो कानून बनाने वालों को सारी चीजें मालूम है कि अगर कोई नॉमिनल है, किसी का नाम बड़ा है, तो उस केस में कोई फर्क नहीं पड़ता वो पागल है। पागल है भी तो भी लोग बाग उसके पीछे पागल हैं क्योंकि उसके पास पैसा ज्यादा है। समझ आ रही बात? तो हिज इनसैनिटी यानी कि नॉमिनल पार्टनर की बात कर रहा हूं मैं। हिज इनसैनिटी और परमानेंट इनकैपेसिटी टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज इज नो ग्राउंड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। कोई ग्राउंड नहीं बनता क्योंकि इससे फर्म को नुकसान होने वाला है ही नहीं। किससे नुकसान नहीं होने वाला? अगर एक नॉमिनल पार्टनर इनसैन हो जाता है या नॉमिनल पार्टनर इनकैपेबल हो जाता है। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, ये ग्राउंड हो सकता है क्योंकि पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली और एक्चुअल पार्टनर में ज़्यादा अंतर नहीं है। एक्चुअल पार्टनर में प्रॉफिट या लॉस दोनों शेयर होते हैं और पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली में खाली प्रॉफिट शेयर होता है, लेकिन एक्चुअल में तो ये भी काम करता है ना। तो इसकी इंसैनिटी फर्क डालेगी यानी कि ग्राउंड बनेगी। और जो सब पार्टनर है इससे भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वास्तव में पार्टनर नहीं। तो पढ़ लेते हैं एक बार। एक्चुअल पार्टनर में हिज इंसैनिटी और परमानेंट इनकैपेसिटी टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज मे बी ए ग्राउंड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। यानी कि जो एक्चुअल पार्टनर है उसकी इंसैनिटी या परमानेंट इनकैपेसिटी ग्राउंड बन सकती है फर्म को डील कराने के लिए। क्लियर है? ग्राउंड बनना एक अलग चीज है और एक्चुअल में कोर्ट आदेश दे या ना दे वो एक अलग चीज है। तो ग्राउंड बन सकती है। जहां तक स्लीपिंग पार्टनर है ग्राउंड नहीं बनेगी, ये मैंने बता दिया। तो हिज इनकैपेसिटी और परमानेंट इनकैपेसिटी, हिज इंसैनिटी पागलपन या परमानेंट इनकैपेसिटी टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज इज नो ग्राउंड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। नॉमिनल पार्टनर ये मैंने पढ़ाई दिया आपको, कोई ग्राउंड नहीं बनेगा। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, हिज इंसैनिटी और परमानेंट इनकैपेसिटी टू परफॉर्म हिज ड्यूटी मे बी ए ग्राउंड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। और सब पार्टनर, हिज इंसैनिटी और परमानेंट इनकैपेसिटी टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज इज नो ग्राउंड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म सिंस ही इज ए थर्ड पर्सन एंड नॉट ए पार्टनर। यहां तक बताइए कोई भी प्रॉब्लम हो तो। ये हो गया आपका एक तरह से टाइप्स ऑफ पार्टनर। मतलब दो मैंने कल की क्लास में करा दिए थे आपको। टाइप ऑफ पार्टनर कौन कौन से थे? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, उसकी एक्सप्लेनेशन पूरी दे दी। और एक आपका पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट रिटायरिंग पार्टनर कहते हैं, हु डज नॉट गिव हिज पब्लिक नोटिस ऑफ रिटायरमेंट। यानी कि अगर आप अपना रिटायरमेंट का नोटिस नहीं देते हैं तो आप इवन आफ्टर द डेट ऑफ रिटायरमेंट आप पार्टनर बने रहते हैं लाइबिलिटी के लिए। प्रॉफिट नहीं मिलेंगे आपको, लाइबिलिटी बरकरार रहेगी अगर आप पब्लिक नोटिस नहीं देते हैं।
क्लियर होगी बात ये। इसके बाद जो छोटे छोटे वो टॉपिक थे आपके टाइप ऑफ पार्टनरशिप में, एक्चुअल पार्टनर कौन होता है, ठीक है ना, उसकी ड्यूटीज क्या होती हैं, थर्ड पार्टी के लिए लाइबल होगा नहीं होगा, वो अगर पागल हो गया, ये अलग अलग केसेस थे। तो एक्चुअल पार्टनर के मैंने बता दिए, इसके अलावा स्लीपिंग पार्टनर के मैंने बता दिए, नॉमिनल पार्टनर के बता दिए, पार्टनर प्रॉफिट ओनली के बता दिए और सब पार्टनर के बता दिए। क्लियर है। अब इस यूनिट में केवल एक ही टॉपिक रह गया है, माइनर पार्टनर बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो उसे देखने से पहले हम जो बाकी क्वेश्चन इस यूनिट के हैं उसे एक बार देख लेते हैं जो पास्ट ईयर्स आए हुए हैं। जैसे जनवरी 21 में आया हुआ है, व्हाट डू मीन बाय पर्टिकुलर पार्टनरशिप अंडर द पार्टनरशिप एक्ट। इसका क्वेश्चन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है, आंसर मिल जाएगा कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या है, तो मीनिंग लिखना है। इसके अलावा ये लिखना है कि अगर आपको डील करानी है तो कैसे होगी। जनवरी 21 में एक क्वेश्चन और आया हुआ है, हु इज द नॉमिनल पार्टनर अंडर पार्टनरशिप एक्ट एंड व्हाट आर द लायबिलिटीज। तो अभी जो हमने पढ़ा है नॉमिनल पार्टनर की डिफाइन कीजिए और लायबिलिटीज में सब चीज़ें डिफाइन कीजिए कि टुवार्ड द थर्ड पार्टी वेदर नॉमिनल पार्टनर इज लायबल और नॉट, वेदर नॉमिनल पार्टनर गिव्स ए पब्लिक नोटिस और नॉट आफ्टर द रिटायरमेंट, ठीक है ना। इसके अलावा वेदर हिज परमानेंट इनकैपेसिटी और इनसैनिटी मे बी ए ग्राउंड फॉर द डिसोल्यूशन, यानी जो 3 टॉपिक हैं पूरा आपको लिखना है, ठीक है। ये है केस स्टडी। केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसे भी मैं बाद में डिस्कस करूंगा आपके सामने। नवंबर 2018 में क्वेश्चन माइनर वाला है, तो माइनर अभी नहीं पढ़ा है मैंने, इसे बाद में डिस्कस करेंगे। फिर नवंबर 2018 में दोबारा से एक माइनर का क्वेश्चन है, माइनर वाला नहीं कराया है। नवंबर 2018 में फिर एक माइनर का आया क्वेश्चन, तो माइनर अभी डिस्कस नहीं कराया मैंने। नवंबर 2018 में फिर एक माइनर का है, मैं 4 क्वेश्चन माइनर से हैं, तो माइनर भी हमने डिस्कस नहीं करा है। फिर नवंबर 2018 में 6 नंबर का क्वेश्चन है, केस स्टडी का और है, तो केस स्टडी में बाद में डिस्कस करूंगा, पहले मैं माइनर भी पढ़ा दूं। अभी मैं बाकी क्वेश्चन देख रहा हूं बस कि जो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। और ये समझ लीजिए अब जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है वो केस स्टडी बेस्ड आते हैं और उन्हें झेलना थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चे के लिए। नवंबर 2018 में 6 नंबर का एक क्वेश्चन और है केस स्टडी बेस्ड, तो ये भी बाद में डिस्कस करेंगे। इसके लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें और करानी पड़ेंगी। नवंबर 2019 का क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर का, ये फिलहाल हम डिस्कस कर सकते हैं, देखता हूं मैं। ये भी माइनर का है, मास्टर एक्स वर इंट्रोड्यूस टू द बेनिफिट विद द कंसेंट आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, यानी कि पहले माइनर रहा होगा, तो माइनर को भी छोड़ दीजिए। इससे ये पता लग रहा है आपको पास्ट ईयर से कि माइनर का जो कॉन्सेप्ट है कितना इंपॉर्टेंट है। नवंबर 2020 में क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप एट विल, कर ही लोगे। मई 2022 में व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड एज पर द पार्टनरशिप एक्ट, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, जल्दी से बताइए किसकी बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर पार्टनरशिप की। और मई 2022 में ही फिर माइनर का क्वेश्चन आया, तो माइनर का कॉन्सेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक बताइए कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको हो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं पर रखते हैं। माइनर का कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कल हम पूरे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।